हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर जो है छः होने वाला है। और इससे पहले हम लोग 5 वीडियो लेक्चर जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम से जो भी फैक्ट होंगे, रिमेंबर पॉइंट, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और ये जो है प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। ठीक है, यानी ये जो जो भी फैक्ट लिखा है यहाँ पे सारे फैक्ट आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ये आप लोगों को एग्जाम में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, अभी हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम का जो है रिमेंबर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखे हुए हैं रिमेंबर पॉइंट। ठीक है, तो रिमेंबर पॉइंट में पहला पॉइंट क्या लिखे हैं देख लीजिए। दो आवेशों के कारण उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, जब दो आवेश एक दूसरे के करीब होगा तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, दो आवेशों के कारण क्या होगा, बल उत्पन्न होगा और उस बल को क्या कहा जाएगा, विद्युत बल कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो आवेशों के कारण उत्पन्न बल को विद्युत बल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे है एक Q2 चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दो आवेश है, Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, तो दोनों आवेश के कारण यहाँ पे एक बल जो है डेवलप होगा। ठीक है, और उस बल को क्या कहा जाएगा, विद्युत बल। ठीक है, और विद्युत बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, बड़ी एफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो आवेश के कारण यहाँ पे बल डेवलप हो रहा है जिसको क्या कहा जाता है, विद्युत बल, और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बड़ी एफ से। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग प्यारे साथियों देख लिए। ठीक है, इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इस तरह का कंटेंट जो है शायद आप लोगों को कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और 2027 में जो है जो भी बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्यारे साथियों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे इसी तरह से। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, दो आवेशों के कारण उत्पन्न बल को विद्युत बल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत करीब है। तब यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे पे दोनों जो है बल लगाएगा। ठीक है, और उस बल को क्या कहा जाएगा, विद्युत बल। क्या कहा जाएगा, विद्युत बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, विद्युत बल को किससे सूचित करते हैं, बड़ी एफ से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, यदि दो आवेश आवेश समान प्रकृति का हो तब उसके बीच उत्पन्न लगने वाले बल को विकर्षण बल कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि दो आवेश जो है समान प्रकृति का होगा, सेम नेचर का। ठीक है, जब सेम नेचर यानी समझ लीजिए इसको हम लोग एग्जांपल समान बिरादरी, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, समान बिरादरी हुआ ये। ठीक है, जब समान बिरादरी का रहेगा तो उसके बीच जो बल डेवलप होगा उसको कहा जाएगा विकर्षण बल। क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों, विकर्षण बल। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो आवेश है, दो आवेश है, एक पे है +2 चार्ज और यहाँ भी +2 चार्ज है। ठीक है, +2 चार्ज है यहाँ पे और इस पे भी +2 चार्ज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों आवेशों का जो प्रकृति है यहाँ पे क्या है, एक समान है। पहला भी प्लस है, दूसरा भी प्लस है, दोनों का प्रकृति क्या है, एक समान है। इस वजह से यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे बल लगाएंगे। कौन सा बल, विकर्षण बल। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों आवेशों का प्रकृति क्या है, एक समान है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे और उस बल को क्या कहा जाएगा, विकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और इसका एक डायग्राम को बनाते हैं, इसमें जो है माइनस वाला ले रहे हैं। ठीक है, इस बार क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों चार्ज प्लस में था और ये दोनों माइनस में था, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों का जो प्रकृति है एक समान है ना, दोनों का प्रकृति क्या है, एक समान है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगा और उस बल को क्या कहा जाएगा, विकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सन फोर्स उसको इंग्लिश में कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, यानी दोनों आवेशों का प्रकृति एक समान है। तब यहाँ पे क्या होगा, एक बल डेवलप होगा और उस बल को क्या कहा जाएगा, विकर्षण बल। ठीक है, यानी एक प्लस है और ये भी प्लस है और ये माइनस है तो ये भी माइनस, दोनों का जो है क्या है, यहाँ पे एक समान प्रकृति है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा बल वर्क करेगा, विकर्षण बल। ठीक है,
रिपल्सन फोर्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, प्यारे साथियों इसी तरह से आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे साथियों अगला पॉइंट क्या है। तो तीसरा नंबर पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि दो आवेश अलग अलग प्रकृति का हो। ठीक है, यानी अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़े हैं कि दोनों आवेशों का प्रकृति क्या था, समान था, समान नेचर का था। ठीक है, इस वजह से वहां पे कौन सा वर्क किया, बल, विकर्षण बल। ठीक है, रिपल्सन फोर्स वहां पे वर्क किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वर्क करेगा, दोनों आवेशों का जो प्रकृति है यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि दो आवेश अलग अलग प्रकृति का हो तब उसके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। यानी यहाँ पे एक माइनस रहेगा, एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, यानी यहाँ पे अलग बिरादरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अलग बिरादरी का हो गया। इस वजह से यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा था, रिपल्सन फोर्स, कौन सा, रिपल्सन फोर्स। और यहाँ पे भी रिपल्सन फोर्स जो है वर्क कर रहा था, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे दोनों का प्रकृति एक था, इसमें भी दोनों का प्रकृति एक था। इस वजह से यहाँ पे रिपल्सन फोर्स दोनों जो है दूसरे को विकसित कर रहा था, रिपेल कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है, यदि दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति का हो तब उसके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। यानी यहाँ पे नेचर दोनों का क्या है, समान परिमाण का है, लेकिन इसका जो नेचर है वो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन यानी दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आकर्षण बल। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो बताइए आप लोग, विकर्षण बल और आकर्षण बल कब वर्क करता है, जब प्रकृति समान रहेगा, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों का प्रकृति क्या होगा, समान हो गया। ठीक है, जब प्रकृति समान होगा तब वहां पे कौन सा बल वर्क करेगा, बल, विकर्षण बल। लेकिन जब प्रकृति अलग अलग रहेगा, एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा, तब वहां पे आकर्षण बल जो है काम करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है चौथा नंबर, विद्युत बल प्रकृति का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत बल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये प्रकृति का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत बल है। ठीक है, समझ रहे बात को, विद्युत बल प्रकृति का नेचर का जो है सबसे बड़ा दूसरा बल है ये। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है पांचवा नंबर। ठीक है, विद्युत बल का जो खोज है ये किसने किया है, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, ये कब किया था, 1785 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ के थे, फ्रांस के। ठीक है, कूलाम का नियम कब दिया गया था प्यारे साथियों, 1785 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो विद्युत बल है इसकी खोज किसने की थी, ये क्या था, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे विद्युत बल का जो है दूसरा नाम दे दिया जाता है, यानी कूलम बल। कूलम नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही इस बल का नाम रख दिया जाता है, कूलम्ब बल। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए इसको अच्छे से, विद्युत बल का खोज कूलम नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसे कूलम बल भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युत बल का जो खोज है वो किसने किया है, कूलम नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, कूलम बल कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, हम लोग छठा पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट में लिखा हुआ है, विद्युत बल एक संरक्षित बल है। विद्युत बल क्या है, एक संरक्षित बल है, क्योंकि इसका मान शून्य के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसको अच्छे से। ठीक है, विद्युत बल एक संरक्षित बल है और इसका मान शून्य के बराबर हो सकता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा कि दोनों एक दूसरे पे बल बल लगाएगा। ठीक है, यानी Q1 चार्ज किस पे बल लगाएगा, Q2 पर, और Q2 चार्ज Q1 पे बल लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पे जो है बल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए Q1 पे बल का मान क्या होगा। ठीक है, यानी जिस पे बल लगता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो बल लगाता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। किस पे बल लग रहा है, Q1 कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है किस पे, Q1 पे। तो किस पे लग रहा है, यहाँ पे Q1 पे, यानी F1, और कौन लगा रहा है, Q2, तो यहाँ पे F1 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए Q2 पे बल कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। ठीक है, और किस पे लग रहा है, Q2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे कौन सा होगा, F होगा। उसके बाद 2 पे लग रहा है तो यहाँ 2 होगा, और इस पे कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ये F2 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए
दोनों जो है दूसरे पे समान बल लगा रहा है, लेकिन उसका जो प्रकृति है, नेचर है, यानी क्या है, सॉरी, उसकी जो दिशा है क्या है, अलग है। ठीक है, डायरेक्शन देखिए, इधर लगा रहा है, वो उधर लगा रहा है। ठीक है, यानी दोनों का जो दिशा है वो अलग है, यानी एक में माइनस लगाना होगा। ठीक है, यानी F12 बराबर क्या हो जाएगा, -F21। अब देखिए ये जो -F21 है, इसको हम लोग इधर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F12 अब प्लस F21 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा F बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यानी विद्युत बल जो है एक संरक्षित बल है, क्योंकि इसका मान शून्य के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सिग्मा एफ का जो मान निकला है, कितना निकला, 0, यानी शून्य के बराबर जो है इसका मान आया विद्युत बल का। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संरक्षित बल। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब हम लोग अगला पॉइंट को भी देख लेते हैं। विद्युत बल को क्या कहते हैं, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक पे -Q1 चार्ज है और यहाँ पे +Q2। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे जो है बल अर्पित होगा, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल फोर्स। क्या कहेंगे, इसी का नाम है सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। ठीक है, -Q1 चार्ज है यहाँ पे, +Q2, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगा और यहाँ पे सेंटर पे बल लगेगा। ठीक है, और इस सेंटर को क्या कहेंगे हम लोग, केंद्रीय बल। ठीक है, ये सेंटर पे जो बल लगेगा उस बल को क्या कहेंगे, केंद्रीय बल। विद्युत बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, -Q1 चार्ज है यहाँ पे, +Q2। ठीक है, तो दोनों के कारण यहाँ पे क्या होगा, बल जो है लगेगा यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, और ये जो सेंटर पे बल लगेगा, इस बल को क्या कहा जाएगा, केंद्रीय बल। ठीक है, विद्युत बल का दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय बल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, विद्युत बल किसी भी अवस्था में आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी जब तक आवेश रहेगा तब तक क्या होगा, विद्युत बल का निर्माण होगा। ठीक है, विद्युत बल जो है इसका निर्माण होगा। ठीक है, आवेश के कारण किसी भी अवस्था में विद्युत बल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, विद्युत बल किसी भी अवस्था में आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिएगा, विद्युत बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आवेश के कारण। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेश पर लागू होता है। ठीक है, यानी दो वो चार्ज रहेगा, दो आवेश रहेगा, तभी जो है क्या होगा, कूलाम का नियम लागू होगा। अब बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, दो बिंदु आवेश रहेगा तभी यहाँ पे क्या होगा, कूलाम का नियम लागू होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा आप लोगों से, कूलाम का नियम का शर्त लिखें, व्हाट आर द कंडीशन फॉर कूलम्ब लॉ। ठीक है, यानी कूलम्ब के नियम का क्या शर्त है, इसको लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखना है आप लोग को, कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेश पर लागू होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद आगे लिखे हैं, देखिए, कूलम्ब का नियम तभी लागू होता है जब आवेश स्थिर हो, वैलिड हो, वैलिड रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इस पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही करीब और जुड़ा हुआ है, यानी क्या है, ये वैलिड है, स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कूलम्ब का नियम लागू हो जाएगा। लेकिन यही बात करते हैं, अगर ये इनवैलिड रही, ठीक है, इनवैलिड रही, यहाँ पे Q1 चार्ज है ना, और यहाँ पे क्या है, Q2, और दोनों जो है मोशन में है, इसमें है मोशन में, दूसरे से यानी यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मोशन में है, गति अवस्था में है, तब यहाँ पे क्या होगा, कूलम्ब के नियम जो है यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड था, स्थिर था, इस वजह से यहाँ पे क्या है, कूलम्ब का नियम लागू हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों क्या है, ये मोशन अवस्था में है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, इनवैलिड होने के कारण यहाँ पे कूलम्ब का नियम इसमें लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये वैलिड है, स्थिर है, इस वजह से यहाँ पे कूलम्ब का नियम लागू होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, कूलम्ब का नियम तभी लागू होता है जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो, यानी दोनों आवेश जो रहेगा उसके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2, और ये दोनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए R बराबर कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से जो है अधिक रहेगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, कूलम्ब का नियम लागू होगा। ठीक है, यानी पूछेगा आप लोगों से कूलम्ब का नियम का शर्त क्या होता है, तो लिखेंगे कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेश पर लागू होता है। तो कूलम्ब का नियम तभी लागू होता है जब दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो, और कूलम्ब का नियम तभी लागू होता है जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो।
उसके बाद लिखे हैं कूलम्ब का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जितना अगर दूरी बढ़ाएंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, क्या होगा, बल कम लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूरी को कम करेंगे तो क्या होगा, बल अधिक लगेगा। यानी यहाँ पे हुआ कूलम्ब का नियम जो है विक्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी एफ प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा, क्या होगा, इस पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। यानी एफ बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे साथियों इस प्रकार से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे जो है फिर बढ़ते हैं, और अभी हम लोग पढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और विद्युत क्षेत्र क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को प्यारे साथियों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग जो है लगातार बने रहिए इसी तरह से, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। प्यारे साथियों अभी आप लोग लगातार बने रहिए, ठीक है। तो चलिए साथियों, अभी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव में आघूर्ण क्या है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों बने रहिए इसी तरह से हमारे वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यानी व्हेन टू चार्ज ऑफ सेम magnitude when two charge of same magnitude but different in nature, if very close to each other, it is called इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो एक समान परिमाण वाला आवेश जिसका प्रकृति अलग हो और दोनों एक दूसरे से क्या हो, बहुत करीब हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसको आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसमें देखिए when two charge of same magnitude but different in nature which very close to each other then it is called electric dipole, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम से समझिए आप, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज है, तो दो चार्ज है यहाँ पे -2 और एक +2, -2 चार्ज है यहाँ पे और इस पॉइंट पे +2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे से बहुत करीब है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है, 2l है, ठीक है। यानी दोनों का परिमाण यानी ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों का परिमाण एक समान हुआ, लेकिन इसका प्रकृति क्या है, अलग है, माइनस और एक प्लस है, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब है, तब इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे डायपोल बनेगा और डायपोल का लेंथ कितना है, 2l है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझिए, यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। जब दो एक समान परिमाण वाला आवेश, एक समान परिमाण है ना, जब दो एक समान परिमाण वाला आवेश, दोनों का जो परिमाण है एक समान है, जिसका प्रकृति अलग हो, प्रकृति यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस, इसका प्रकृति क्या हो गया, अलग होगा। यदि एक दूसरे से बहुत करीब हो, तो यहाँ दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत करीब है, तो तब तब उसे क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। और इस विद्युत द्विध्रुव का जो लेंथ है ये क्या है, 2l है। इसको आपको अच्छे से नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। समझ गए बात को, तो इसको अच्छे से एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो आवेश है यहाँ पे, दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, एक समान है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और ये जो इसका प्रकृति है एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों का प्रकृति क्या है, अलग है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है डायपोल का क्या है, 12 है। यहाँ पे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा बहुत रिमेम्बर पॉइंट भी जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल बनने के लिए क्या कंडीशन होता है, विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए क्या शर्त है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हुए देखिए रिमेम्बर पॉइंट में, दो आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी दो आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यानी ये क्यू है तो ये भी क्यू, दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, बराबर है, दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, बराबर है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, दोनों आवेशों का प्रकृति अलग अलग होना चाहिए। प्रकृति का मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों का जो प्रकृति है वो क्या हो गया, अलग अलग, तब जो है क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, ठीक है। दोनों आवेशों का प्रकृति अलग अलग होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखे हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बहुत करीब होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूछेगा आप लोगों से विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए क्या शर्त होता है, सबसे पहले दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए, दोनों आवेशों का प्रकृति अलग अलग होना चाहिए,
और दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत करीब होना चाहिए। व्हेन टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन नेचर इफ वेरी क्लोज टू ईच अदर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जब दो एक समान परमाणु वाला आवेश जिसका प्रकृति अलग हो और दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितना है, 2L है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब हम लोग अगले पॉइंट को करते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी वेक्टर से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से सूचित करते हैं। और ये सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस वजह से यहाँ पे वेक्टर लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह भौतिक राशि जो आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पे माइनस क्यू चार्ज है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और यानी दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, 2L है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ क्या है, 2L। तो मान लीजिए सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसका L। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका L। तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 2L हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सबसे पहले चार्ज, इस पे चार्ज जो लेवल है उसको लिखेंगे। और लेंथ ऑफ डायपोल, यानी ये पूरा लेंथ, ये जो डायपोल का लेंथ है कितना है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ डायपोल। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे हम लोग सूचित करते हैं, पी वेक्टर से। और चार्ज क्या है यहाँ पे, दोनों के जो परिमाण बराबर है, Q होगा इंटू लेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल का लेंथ कितना है, 2L है। और लंबाई जो है सदिश राशि है, इसमें से यहाँ पे वेक्टर लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पी वेक्टर है। अब वेक्टर को हटाने के लिए मॉड का प्रयोग करेंगे, मॉड लगाएंगे। 2Q एक साथ में लिए और ये सदिश राशि है L। ठीक है, लंबाई सदिश राशि है, इसलिए इस पे भी हम लोग वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वेक्टर जैसे मॉड लगाने के बाद क्या होगा, वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, वेक्टर हट गया तो यहाँ पे क्या होता है, पी और यहाँ पे 2Q और यहाँ पे L। तो यानी 2QL ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वह भौतिक राशि जो आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी वेक्टर से। और इसका जो सूत्र होता है, पी बराबर क्या होता है, 2QL। ठीक है, प्यारे साथियों अभी हम लोग थोड़ा इसका ऐसा ही मात्रा और इसका जो है डायमेंशन को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आवेश, आवेश का जो है लंबा, आवेश का जो है ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम। और लंबाई का होता है मीटर, यानी कूलम मीटर हो जाएगा। CM मतलब कूलम मीटर। ठीक है, डायमेंशन इसका क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए आवेश का जो डायमेंशन होता है 80 होता है, 80 हो जाएगा। और लंबाई का तो L होगा, कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L और ये T और A। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, और इसको अगर और भी लिख सकते हैं तो यानी इसका और भी होता है डायमेंशन, M0 L1 D0 Q1, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब हम लोग इसका जो है यानी रिमेम्बर पॉइंट को, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का रिमेम्बर पॉइंट को हम लोग अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 7 में लेके आएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।